समथिंग लाइक होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरी क्या थी, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस का वर्ड होमोजीनियस क्यों था, दो चीजें सेम फेज में थी, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स वर इन द सेम फेज, फेज मतलब स्टेट, फिजिकल स्टेट। और हेट्रोजीनियस में कैटालिसिस और रिएक्टेंट्स दोनों हेट्रो थे, हेट्रो मतलब डिफरेंट थे, डिफरेंट मतलब डिफरेंट फेज में थे, डिफरेंट फेज मतलब डिफरेंट स्टेट में थे, तो दोनों तरफ काम मुख्तलिफ हो रहा था। जब हम कहते हैं वो जो डिफरेंट फेज वाला, आई थिंक अगर कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में लें, मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या दी थी आपको, एक तरफ शायद मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का जो ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होना है वो एक कहा था एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और एक वो कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है। कैसे होती थी, एटमॉस्फेयर के अंदर जब सल्फर डाइऑक्साइड ने फर्दर ऑक्सीडाइज होना था तो उसने गैसियस स्टेट में ही, खुद भी गैसियस और कैटलिस्ट भी गैसियस था, पता नहीं कोई वहां पे वो था। अच्छा वैसे वो कैटलिस्ट तो क्या बोलते हैं ट्रांजिशन था ही नहीं, वो तो NO2 था, ठीक है। खैर बहरहाल मैं इस वक्त जस्ट उसकी एग्जांपल दोबारा पढ़ा के फिर मैं अब जो मैं अगली एग्जांपल दूंगा मैं वो ट्रांजिशन वाली दूंगा। वह NO2 को क्या सीन था, NO2 ने पहले स्टेप में उसके साथ रिएक्शन करके उसको SO3 बना दिया, खुद को NO बना दिया। NO ने अगले स्टेप में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके खुद को वापस NO2 बना दिया, कुछ ऐसे ही। इसी तरह का एक और रिएक्शन था जिसमें आयरन इन्वॉल्व थी, आई बिलीव सम S2O8 2 नेगेटिव सोडियम क्या कहते हैं थायोसल्फेट को हमने क्या करना था, नॉर्मल सल्फेट बनाया था Fe2+ की मौजूदगी में। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं उसका वैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो रिएक्शन तो प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस में भी कहीं ना कहीं मौजूद है कि जनाब साहब आपको क्या होना चाहिए, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, S2O8 लिखना था, S2O8 2 नेगेटिव प्लस I1 नेगेटिव आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके आई थिंक ये कोई SO4 2 नेगेटिव बन जाता था और ये कोई आयोडीन सी बन जाती थी। बहरहाल अब इसकी बैलेंसिंग कैसे है कैसे नहीं है मैं इस वक्त उसकी बात नहीं करूंगा। ये रिएक्शन नॉर्मली नहीं होता, कुछ याद आ रहा है क्यों नहीं होता, मतलब रिएक्शन नॉर्मली बहुत स्लो है। रिएक्शन क्यों स्लो है, रिएक्टेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए, दोनों एनाइंस हैं, दोनों क्या है, दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस हैं, दोनों क्या है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे भाई। जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, वो दूसरे करीब ही नहीं आएंगे, तो उनका रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन तो बड़ा स्लो है। तो इस रिएक्शन को तेज करने के लिए हमने क्या किया होगा, या Fe2+ या Fe3+ आइंस इस्तेमाल किए होंगे, क्या करने के लिए, Fe2+ और Fe3+ आइंस इस्तेमाल किए होंगे एज व्हाट। अच्छा वैसे ये भी कौन सी कैटालिसिस है, होमोजेनियस है, तो मैंने वो एग्जांपल वापस ले ली, कौन सी वाली, सल्फर डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन वाली, चूंकि वहां कैटलिस्ट ट्रांजिशन नहीं था, NO या NO2 था, तो मैं उसको वापस लेता हूं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। जिक्र अगर मैं इसका करूं, ये तो ट्रांजिशन है ना भाई, प्रॉपर ट्रांजिशन है ना, ये कैसे इसमें इन्वॉल्व होता होगा, क्या करता होगा, एक नया रिएक्शन का मैकेनिज्म डिजाइन होता होगा, उस नए रिएक्शन के मैकेनिज्म में प्लीज अगर चेक कीजिए कहीं ना कहीं अगर आपने लिखा हुआ है रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर, उस चैप्टर में जाए ये वाली एग्जांपल दी होगी मैंने वहां पे, और अगर वहां एग्जांपल दी है प्लीज टेल मी क्या स्टेप नंबर 1 लिखा है, किसकी रिडक्शन हुई है, इसकी नहीं, इसके साथ क्या हुआ है, Fe3+ ने किससे रिएक्शन किया है, हाँ S2O8 2 नेगेटिव, इसने किससे रिएक्शन किया जी, Fe2+ के साथ, क्या बनाया है, उसको क्या बनाया है, सल्फेट 2 नेगेटिव बना दिया है, प्लस इसको क्या बना दिया है, Fe3+ बना दिया। अब इस Fe3+ ने क्या किया होगा, इस Fe3+ ने आयोडाइड से रिएक्शन किया होगा, खुद को Fe2+ बना दिया होगा और आयोडाइड को I2 बना दिया होगा। बैलेंस चेंज करने का जो भी हिसाब किताब है वो लगा लीजिए भाई। आई थिंक बैलेंसिंग मैं भी तो नहीं करा रहा, ऐसे ही होगी कहीं ना कहीं, खैर जो भी बैलेंसिंग है, ये जो दो मैकेनिज्म्स डिजाइन हुए हैं, मतलब ये जो नया मैकेनिज्म डिजाइन हुआ है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मैकेनिज्म। सबसे पहली चीज तो है कि इस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, अब पहले रिएक्टेंट्स दोनों क्या थे, नेगेटिव थे, तो नेगेटिव रिएक्टेंट्स क्या कर रहे थे,
बताइए प्लीज, रिपेल कर रहे थे। अब जो नया रिएक्शन है, अब रिएक्शन के अंदर कैटाइंस और एनाइंस दोनों हैं। कैटाइंस और एनाइंस ऑटोमेटिकली नेचुरली अट्रैक्ट होंगे, तो जब अट्रैक्ट हो गए ये वाला रिएक्शन खुद ब खुद तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये खुद ब खुद, इसको कोई आपको एक्टिवेशन एनर्जी देने की, या मतलब इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इसके मुकाबले में बहुत कम होगी। और अगले वाले में भी क्या हो रहा है? अगले वाले में भी कैटाइंस और एनाइंस आमने सामने, उधर भी अट्रैक्शन हो रही है, उधर भी नेचुरली एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो क्या होगा? आई बिलीव दिस इज सच अ मैकेनिज्म जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें रिएक्टेंट्स आर नाउ व्हाट, you know, they'll react faster because the activation energy is lowered. The new mechanism has a lower activation energy. और ये lower activation energy कैसे आई है? The catalyst has involved in the reaction mechanism. It has reacted in the first step and it has been regenerated in the second step. This is the mechanism of homogeneous catalysis. I hope आपको मालूम होगा कि homogeneous में catalyst का क्या होना जरूरी है। क्या करता है? नहीं, सेम स्टेट से होता क्या है? वो प्रॉपरली रिएक्शन के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। पहले स्टेप में यूज्ड अप होता है, दूसरे स्टेप में रीफॉर्म होता है या रीजनरेट होता है। और जो भी ये दो स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स की दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी लोअर, वो आपने को बनाया होगा वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, कि विदाउट अ कैटलिस्ट वो ऊपर तक जाता है, विद अ कैटलिस्ट थोड़ी सी हम फिर दूसरी हम समझ ला दैट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोबारा तो ना पढ़ा, वैसे पढ़ा तो रहा हूँ, पूरी पढ़ा रहा हूँ, दोबारा पढ़ो भाई। हेलो जी, without a catalyst the reaction is something like this, with having this much, यहां से यहां तक activation, and with the catalyst क्या होता है? हेलो जी, दो हम्स होते हैं, बट दोनों हम्स जो हैं वो पुराने वाले हाइट से उनकी कम एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इसलिए अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ही रिड्यूस कर दी जाए, तो एक और ग्राफ आपको याद आता होगा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाला, कि अगर उसका एक्टिवेशन एनर्जी पीछे ले जाऊं तो जो मॉलिक्यूल्स दैट कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, उनकी प्रोपोर्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? उनकी प्रोपोर्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। दिस इज समथिंग जो आपने एएस वगैरह में पढ़ा हुआ। अच्छा, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी, किसकी? लिखनी नहीं है, सिर्फ सुननी है। आपने कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। ये एग्जांपल दी है होमोजीनियस कैटालिसिस की। ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की क्या मिसाल होती है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाली। क्या है भाईजान वो कैटलिस्ट? वही आई बिलीव आयरन है, नहीं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, अच्छा चलो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होगा, मैं वो हेबर प्रोसेस का मिक्स कर रहा हूँ। खैर जो भी है, रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट्स हैं, हेबर प्रोसेस वाली भी और कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाली भी। कैटलिस्ट इन द सॉलिड स्टेट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाला भी और हेबर प्रोसेस वाला भी। दोनों में कैटलिस्ट कौन है? ट्रांजिशन। एक में आयरन या आयरन ऑक्साइड है, दूसरे में वेनेडियम का ऑक्साइड है, तो ट्रांजिशन ना भाई। अब होता क्या है? होता यह है, वहां कुछ होता था जी, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके सरफेस पर एडसॉर्प्शन होती थी। कौन सी वाली? यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था एडसॉर्प्शन थ्योरी, कि रिएक्टेंट्स आएंगे उसके सरफेस पर क्या होंगे? एडसॉर्ब होंगे। किस खुशी में होंगे या कैसे होंगे? हाँ एग्जैक्टली। तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कोई ना कोई लोन पेयर होगा, और जो आपका कैटलिस्ट है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसके सरफेस पर जो ट्रांजिशन के एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या करेंगे? उनके पास क्या होगा? उनके सरफेस पर जो ट्रांजिशन के एटम्स हैं, उनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, कितने हैं? 5 होते हैं। अगर आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मिसाल लेंगे तो वेनेडियम के पास तो थे ही 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 के 5 लूज हो गए। मतलब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जब बनता है तो वो तो 5 लूज कर लेता है, ऑक्सीजन 5 गेन कर लेता हो, मतलब 5 नहीं 2 ही गेन करता होगा, क्रॉस बेस में पता नहीं V2O5 आता है। तो उस वेनेडियम के अंदर कितने एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे? सारे के सारे एम्प्टी होंगे। तो जब वो सारे के सारे एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, और डी ऑर्बिटल का मजे की बात क्या है? कहता है भाईजान इलेक्ट्रॉन है तब भी कोई टेंशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तब भी कोई टेंशन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन दो हैं तो ज्यादा खुशी की बात है। ठीक है, ज्यादा खुशी की बात है का मतलब क्या है? कि वही वो कहता है कि जनाब किसी भी डी ऑर्बिटल की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन भेज दो, तो वो क्या कहते हैं, बोगैम्बो खुश होगा, मतलब डी ऑर्बिटल खुश होगा कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो क्या होता है, एक तरफ डेटिव बॉन्डिंग याद है, डोनर एक्सेप्टर, किसी के पास लोन पेयर है, किसी के पास बेचारे के पास है ही नहीं। तो ये जो ट्रांजिशन वाले डी ऑर्बिटल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इट कैन बिहेव एज व्हाट? एक्सेप्टर्स। किसी के पास हुआ, उसने अपने लोन पेयर को इनकी तरफ क्या कर देना है? डायरेक्ट कर देना है, इनकी तरफ डेटिव कर देना है, तो क्या हो जाएगा? सर जी बॉन्डिंग हो जाएगी।
क्या हो जाएंगे, सरफेस पर ही चिपकेंगे। क्या होगा, ये सारा फिनोमेना ट्रांजिशन एलिमेंट का जो या उसका कंपाउंड का जो सरफेस है, उस सरफेस पर जो एटम्स उधर ही हो रहा है। क्योंकि सॉलिड स्टेट के बिल्कुल पेनिट्रेट इनटू द सॉलिड स्टेट तो नहीं हो रहा, उसके लिए तो रिएक्शन के लिए उसको पाउडर करना पड़ेगा। पाउडर शाउडर कोई नहीं कर रहे हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ट्रांजिशन एलिमेंट प्योर सॉलिड स्टेट में इस्तेमाल हो रहा है। उसके सरफेस के ऊपर जो एटम्स हैं, उन एटम्स के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी हैं। वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स एक्चुअल में इन्वॉल्व होते हैं किस क्या करने के लिए, डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और जब डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एक तरह का एक्टिव साइट बन जाता है, रिएक्टेंट सारे आगे चिपक जाते हैं। सारे आगे जब चिपक जाते हैं तो आपको पता है कि चिपकते तो एक्टिव साइट के ऊपर है, लेकिन मुज़ाकरात आपस में कर रहे होते हैं कि भाईजान ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है कि तुम्हारा मेरा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो क्या हो रहा है वहां पे सरफेस के ऊपर चिपक कर सब एटम्स ने, एलिमेंट्स ने आपस में नई एनर्जेटिकल, वो क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल फिजिबिलिटीज डेवलप करना स्टार्ट कर दी हैं। और अगर किसी बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा हुई तो भाईजान वो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, जो ट्रांजिशन के साथ बना है वो वाला बॉन्ड बन जाएगा और इसने डीजॉर्ब कर जाना है। क्या कर जाना है, अच्छा मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, पहले एडजॉर्प्शन थी, फिर पुराने वाले बॉन्ड्स की वीकनिंग थी, फिर न्यू वाले बॉन्ड्स की फॉर्मेशन थी, और अल्टीमेटली डीजॉर्प्शन थी कि जी आप साहब वो जो काम था हो गया, हम गए, अल्लाह हाफिज़। तो वो क्या कर रहा था, बिहेविंग एज एन एक्टिव साइट फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। और उसका एक्टिव साइट असल में यहां तक तो पड़ा हुआ है। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, एक्टिव साइट होने का बिहेवियर बाकियों में क्यों नहीं है। ट्रांजिशन में क्या खास बात है कि उसने एक्टिव साइट बनना है। उसमें खास बात बेटा जी क्या बोलते हैं, ये या तो उसकी डी ऑर्बिटल्स का वेकेंट होना है, फिर उसका एनर्जेटिकली एक्सेसिबल होना है, और उसकी वन और मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की पॉसिबिलिटीज होनी है। ये सारी बातें मिलकर उसको क्या बनाती हैं, ये सारी बातें मिलकर उसको कैटलिस्ट का दर्जा देती हैं। तो मैं समझता हूं मैं यहाँ पे क्या लिखवाऊंगा, कैटलिस्ट का मतलब क्या है वो आपको मालूम है। कैटलिस्ट इज, कैटालिसिस एक प्रॉपर फिनोमेना है। कैटालिसिस में एक होमोजीनियस नाम लिखने, होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में क्या होता था, स्टेट्स, सेम स्टेट्स ऑफ क्या, ऑफ द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स। हेट्रोजीनियस में क्या होता था, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ क्या, ऑफ द कैटलिस्ट एंड the reactants, different states of the catalyst and the reactants। अच्छा, अब जो अगली बात है वो क्या है, ये जो सेम स्टेट्स ऑफ द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स हैं और उधर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या करने लगा हूं मैं, कि सेम स्टेज जब होती है तो क्या होता है, क्या करते थे जी, न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म होता था, बिल्कुल न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म होता था, न्यू स्टेप्स होते थे विद व्हाट, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ बिल्कुल उसी तरह जैसे ये हुआ है कि वो तो हो ही नहीं रहा था, ये वाला रिएक्शन मैकेनिज्म आ गया अभी, न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसकी स्टेप्स की क्या होती है, विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाले स्टेप्स, न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाले स्टेप्स। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैटलिस्ट का पहले स्टेप में यूज्ड अप होना और अगले स्टेप में क्या होना, रिफॉर्म होना। कैटलिस्ट इज यूज्ड अप इन द फर्स्ट स्टेप and regenerated in the second step। ओके, और अगर आप यहां जाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स का होना ऑफ द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स, यहां क्या होता है, यहां न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, द सॉलिड कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन एक्टिव साइट, द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन एक्टिव साइट, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स an active
एक्टिव साइट फॉर द रिएक्शन। और उस एक्टिव साइट पे क्या होता है, उस साइट पर पहले क्या होता है, एडसॉर्प्शन, फिर वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स, पुराने वाले, वीकनिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स, एंड देन देयर इज दिस डीसॉर्प्शन वाली थ्योरी, डीसॉर्प्शन। अच्छा, ये जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी आपने पहले भी लिखी हुई है भाई, ठीक है। आपने होमोजीनियस हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का सारा कॉन्सेप्ट पहले से लिखा है, मैंने जस्ट उसको समराइज फॉर्म में बयान कर दिया। मुझे इस वक्त ये नहीं बयान करना था, मुझे इस वक्त कैटलिस्ट क्यों करता है ये काम, ये बयान करना है। कैटलिस्ट, व्हाई डू कैटलिस्ट बिहेव्स लाइक दिस, मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों ऐसे कर सकता है, बाकी कोई क्यों नहीं कर सकता। मुझे तो दे बिहेव, हु बिहेव्स, these transition elements behave as catalyst, ये बात समझानी है। मुझे तो ये टॉपिक समझाने में, वैसे आपको कैटालिसिस रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि आपकी शक्लों पे लिखा है। सर हम घर जाके नहीं पढ़ते, हमें नहीं पता आप किस चैप्टर की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये क्या होता है होमोजीनियस कैटालिसिस, हमें नहीं पता क्या होता है हेटेरोजीनियस। वो एक एक लफ्ज ढूंढ ढूंढ के लिख रहे हैं, सर ये साइट लिखा हुआ है, सर ये रिएक्शन लिखा हुआ है। पांडे हो जो थोड़े अपने दिमाग में कोई नहीं की लिखे, सारा पढ़ाया हुआ मैंने पहले किसी चैप्टर में, उसको तो कहना चाहिए सर लिखूं भी क्यों, लिखा हुआ है मैं क्यों लिखूं, फिर भी ढूंढ ढूंढ के लिख रहे हैं। सर नहीं लिखना है, ये तो मैंने पहले पता नहीं याद भी है कि नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं सर टेस्ट क्यों ले रहे हैं जी, वो इस टेस्ट के बगैर तुम लोग घर जाके पढ़ते जो नहीं हो, इसलिए आपको टेस्ट का बताना पड़ता है। भाई पढ़ लो जाके, टेस्ट लेना है मैंने। कब है टेस्ट? फर्स्ट रमजान को, याद रखिएगा फर्स्ट रमजान को टेस्ट है भाई। हाँ, सो फर्स्ट को भी है, सेकंड को भी है, एक सब्जेक्ट नहीं है, दो दो तीन तीन है, बीच में साथ आपकी बायो जो मुझे सुनाते रहते हैं वो भी है, ठीक है जी। बायो को किस दिन है? मंडे को है, मंडे को पहला रोजा है। मतलब जिस दिन पहला रोजा उस दिन दे ना आप बायो का भी, उसके पहले ताकि मैं मैथ्स रख लूँ। बस पहले मंडे को ही है, उनका जब भी है जी। मंडे को बायो का है, ट्यूसडे को मैथ्स का है जी, वेडनेसडे को फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का है, ठीक है जी। भाईजान जब भी है, आपको पता है मैंने ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मिला के कुछ ना कुछ कर लेना है, तैयारी करें बैठ के, किस दिन किसका होगा, किस दिन किसका होगा। आपको मालूम है मैं एक दिन पहले बताता होता हूँ, अदरवाइज मैंने महीना पहले से बताया हुआ है कि कब होगा कब नहीं होगा, किस सब्जेक्ट का कब होगा वो मैं एक दो दिन पहले बता दूंगा, जैसे मेरा चैप्टर खत्म होगा। तो क्या बात चल रही है? हाँ, नोट्स किस चीज के लिखवाने हैं भाई? नोट्स लिखवाने हैं ये कैटलिस्ट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, ये बेसिकली बात समझानी है। इसको समझाने के लिए क्या करेंगे, आई थिंक मैं एक दफा स्पेसिफिकेशन दोबारा पढ़ देता हूं, फिर देखते हैं कि मैंने क्या नोट्स लिखवाने क्या नहीं। कहते हैं जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिहेव एज कैटलिस्ट, क्यों? बिकॉज दे हैव मोर देन वन stable oxidation state, they have vacant d orbitals that are energetically accessible, and they can form dative bonds with क्या, with ligands। तो इसकी तीन जवाब देने हैं आपने, 3 नंबरों की आएगी एक्सप्लेनेशन। क्या आपका ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट के तौर पर क्यों बिहेव करता है, क्या क्या बात बताऊंगा मैं इसको। सबसे पहले कि जनाब साहब इसके अंदर क्या होता है, मोर देन वन, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, फिर इसके अंदर एम्प्टी या वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि एनर्जेटिकली एक्सेसिबल होते हैं, मतलब आराम से वहां पे बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, जो कि एक्सेप्टर्स बनते हैं फॉर डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो भी कोई रिएक्टेंट है जिसको शायद मैं भी लाइगेंड वाइगेंड कहूंगा, वो यहां पर आकर डेटिव बॉन्ड, तो काम करें जी, दे बिहेव एज कैटलिस्ट बिकॉज, बिकॉज क्या, यहां से आगे असल ये जवाब देना है जी, बिकॉज दे हैव क्या जनाब साहब, because they have more than one stable oxidation states, they have, because they can have more than one stable oxidation state। मतलब मैं पिछली बात को आगे कैरी कर रहा हूं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही असल वजह है किस बात की, इसके कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करने की। तो मैं उसी से बात स्टार्ट करूंगा, और अब उसकी वजह क्या है वो आपने वजह पहले सुनी हुई है, मैं उसकी वजह अब यहां पे नहीं दूंगा। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होने की वजह क्या है, वो 3D और 4s का क्या होना, सिमिलर एनर्जी होना, ये वजह है।
अब अगर वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स हैं तो उसके बाद क्या होगा, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट वाली प्रॉपर्टी भी है, डी ऑर्बिटल्स भी काफी सारे खाली हैं, और वो डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक्सेप्टर के तौर पे भी बिहेव कर सकता है, तो कोई भी आए चिपके जाए बॉन्ड बनाए एक्टिव साइट की तरह। अब वो पहले स्टेप में होमोजीनियस में क्या होगा तो हेटेरोजीनियस में क्या होगा, तो अलग अलग कहानी है। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास क्या ऑप्शन है, सबसे पहले इनके पास क्या खास बात है, दे हैव क्या लिखा जी, बिकॉज दे हैव more than one stable oxidation state, and they have more than one stable oxidation state and many तो नहीं, बस many vacant d orbitals, मतलब 3-4 भी हो तो many होते हैं, ठीक है जी, many vacant d orbitals, many vacant d orbitals that are energetically accessible, A double C E double S I B L E, A double C E double S I B L E, energetically accessible, which can act as acceptors for dative bond formation with the reactants क्या लिखा है, which can act as acceptors for dative bond formation with क्या, with the reactants, with the reactants, ब्रैकेट में लेते reactants को मैंने बाद में कहना है ligands, reactants को क्या कहना है जी, ligands कहना है। hence क्या, hence its surface acts as active site, its surface acts as active site for क्या, for this for adsorption, weakening, for adsorption theory, सीधा से लिखेंगे for क्या, for adsorption theory। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं यहां से आगे अभी अगले ब्रेक के बाद आकर क्या करेंगे, ब्रेक पे जाने से पहले आपको क्या पढ़ा रहा था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ी जा रही थी, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी थी उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना। उसकी हमने वजह तलाश की और वजह सीधी सीधी है 4s और 3d सबशेल्स का सिमिलर एनर्जी लेवल होना, पहली बात। दूसरी चीज़ है हमारे पास इनका दे बिहेव एज कैटलिस्ट, इनके कैटलिस्ट का बिहेवियर भी किस बात से जुड़ा है, इनकी या तो मोर देन वन क्या बोलते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ, या इनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के साथ, या इनके अंदर जो क्या बोलते हैं डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन की ताकत है उसके साथ। तो बेसिकली जब मैंने आपको पिछली ब्रेक में यहाँ पे थायोसल्फेट एक आयन था H2O8 1 नेगेटिव या 2 नेगेटिव आई गेस 2 नेगेटिव प्लस आयोडाइड के जब रिएक्शन कराया तो वहाँ पे आयरन ने होमोजीनियस कैटालिसिस करने की कोशिश की। तो आयरन की कौन सी प्रॉपर्टी थी जो इस काम आई, आयरन की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से वो होमोजीनियस कैटालिसिस हुआ जी, प्लीज टेल मी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से। अगर आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ना होती तो क्या होता सर जी, वो आयरन इस काबिल ही ना होता कि पहले रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर Fe2+ से पता नहीं Fe3+ बनता और फिर अगले वाले में Fe3+ से वापस Fe2+ बनता। तो कहीं पर कैटलिस्ट, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या कैसे कैटलाइज करते हैं, आई बिलीव होमोजीनियस उसमें कैटालिसिस में ये अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं जनाब साहब, कौन सी वाली जगह पे, जहां पे आप लिखा ना बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आई थिंक दे बिहेव के नीचे मैं क्या लिखवा रहा था, बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा होगा, या आपने लिखा होगा बिकॉज दे हैव मोर देन वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लीज उसको अंडरलाइन करें,
उसके ऊपर लिखें होमोजीनियस कैटालिसिस में वो इन्वॉल्व होता है। ये बाकी लोग बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शीट निकाल के बैठे। सो मोर देन वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में किस चीज का जिक्र कर रहा हूं मैं, किस चीज का जिक्र हो रहा है बच्चों, वहां होमोजीनियस कैटालिसिस में वाली कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रही है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में कौन सी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रही होगी, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स को अंडरलाइन करें और एनर्जेटिकली एक्सेसिबल का वर्ड अंडरलाइन करें और एंड में क्या लिखा हुआ है, डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। ये सारी कहानी किसके लिए है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जेटिकली एक्सेसिबल हैं और डेटिव बॉन्डिंग हो सकती है। ये सारी कहानी किसके लिए, एडसॉर्प्शन, वो जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस उसके लिए। इस पूरे को अंडरलाइन करके हेट्रोजीनियस कैटालिसिस लिख दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि व्हाई डू दे बिहेव एज कैटलिस्ट, दे बिहेव एज कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज दे हैव मोर देन वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो कि इन्वॉल्व होता है होमोजीनियस कैटालिसिस में, और दे हैव एम्प्टी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स जिसके अंदर डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन बड़े आराम से हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट होता है किधर, एडसॉर्प्शन थ्योरी के अंदर या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर। आई थिंक मैंने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बहुत पहले पढ़ाया हुआ था, वहां पे इनका इस्तेमाल भी सिखाया हुआ था, लेकिन ये जुमला शायद माना फिट किया हो कि ट्रांजिशन ही क्यों, मतलब क्या ट्रांजिशन ही हमेशा कैटलिस्ट होंगे, तो क्यों हमेशा वही कैटलिस्ट होंगे। तो उसकी वजह ये आ गई, होमोजीनियस कैटालिसिस के अंदर वजह क्या बनती है, जो प्लीज बताइए, होमोजीनियस कैटालिसिस के अंदर वजह क्या बनाई है कि इनकी मोर देन वन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं स्टेबल वाली। तो वो Fe2+ भी स्टेबल है, उसके लिए Fe3+ भी स्टेबल है। वो Fe2+ को Fe3+ बना ले, Fe3+ को Fe2+ बना ले, तो उसकी फिजिबिलिटी पर, उसकी स्टेबिलिटी पर इतना बड़ा फर्क नहीं आता है। हाँ, बाकी लोग अगर थायोसल्फेट से नॉर्मल सल्फेट बन गया तो बस बन गया, मुड़ के उसने वापस नहीं आना। आयोडाइड ने आयोडीन बना लिया तो बना लिया, अब उसने मुड़ के वापस नहीं। खैर बहरहाल आज मैं इसमें मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। आप में से किसी के पास अगर कैटलिस्ट को लेकर या कैटालिसिस को लेकर कोई सवाल है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। मुझे लगता है कि तीसरी प्रॉपर्टी आपको यहां नहीं लिखनी पड़ेगी। तीसरी प्रॉपर्टी पता क्या है, वो है कि दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आइंस। यहां से आपका वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, आई गेस सो। यहां से आपका, आप में से अगर किसी ने वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर नोट किया तो प्लीज अपनी कॉपी दे दें। एनीवन? दिखा दे भाई। कहां से रिकॉर्ड किया जी? वहां भी ऑलमोस्ट यही लिखा हुआ था, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स, डिस्कस हो गया। दे आर टिपिकल मेटल्स, मेटल्स टिपिकल हैं, हार्ड वगैरह वो मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन बस आपको पता आ गया तो मैं कहीं स्पेसिफिकेशन में आया तो डिस्कस कर लूंगा, यू नो। उसके बाद करते करते दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। यहां से आपका वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स आयंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पीछे पड़ ही जाता है। ठीक है जी? तो क्या करें, हमारी इस वक्त की जो मेरे लिए तो तीसरी प्रॉपर्टी है, क्या जनाब साहब, दे फॉर्म व्हाट, कॉम्प्लेक्स आयंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आप यहां से क्या कीजिए, यहां से बेटा जी वो अपने वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर पे आप जा सकते हैं कि जहां पर आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की सारी डिटेल कहानी सुनाना स्टार्ट की हुई है। मैं उसको हल्का सा एक इंट्रो दे देता हूं, मैं भी 5 मिनट का जो मेरे पास टाइम है मैं उसमें इसका इंट्रो दे देता हूं, वहां से आगे आपका वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। आप बेशक जो मैं इंट्रो लिखवा रहा हूं वहीं लिखें जैसे जिधर लिखवा रहा था, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर पर मत जाएं, अभी जहां पर मैं लिखवा रहा हूं वहीं पर आ जाएं, ताकि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन डेवलप हो जाए। और आई विल रिकमेंड कि आज घर जाके क्या करना है, दोबारा वो लेक्चर नंबर 1 जो कॉम्प्लेक्स वाला लेक्चर है उसको सुनना है, उसको पढ़ना है, और एक पेज आपको मैंने दिया होगा है जी। किस किस को मैंने ये वाला पेज दिया हुआ है जी, इट मस्ट बी समवेयर इधर।
जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स आयंस बने हुए थे। मेरे पास तो नहीं है, होपफुली आपके पास होगा। चेक करें किस किस के पास नहीं है। एनीवन? बच्चों मैं इस पेज की बात कर रहा हूं जहां पर ये कॉमन लाइगेंड्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस लिखे हुए हैं। ये पेज आपके पास मौजूद होना चाहिए। आज आप घर जाके अपना वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से पहले वाला लेक्चर दोबारा सुनेंगे और इस पेज को मुकम्मल करके लाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इसमें मैंने एक कॉलम खाली छोड़ा हुआ है, उस एक कॉलम को भरिए और नीचे दो जो खाली छोड़े हैं मैं देखता हूँ मैंने वहां क्या करना है क्या नहीं। इससे पहले कि मैं अगली बात पे जाऊं, मैंने आपको बताना दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये जो कॉम्प्लेक्स आयंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स आयंस का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का? इन कॉम्प्लेक्स आयंस को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए एक वर्ड होता है कॉम्प्लेक्सेस। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये लिखना चाहिए था हमें। और इस कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है? ये दो तरह के होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है जी? कॉम्प्लेक्स आयंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अच्छा, अब मैं इसको ये कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो बेसिकली कह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों कहना चाह रहा हूं, वैसे ही इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए कह दे कि बाद में शक्लें थोड़ी सी अजीबोगरीब सी हो जाएंगी। बहरहाल अगर ये आयंस हैं, हमने तो आयंस की क्या बैकग्राउंड, आयंस का क्या बैकग्राउंड है? कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करें क्या बनेगा? कैटाइन। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करे क्या बनेगा? एनाइन। हमारा तो आयंस का ही कॉन्सेप्ट है। फिर हमने पढ़ा है एटम्स को आयंस बनाना पड़ा है, हमने एटम्स को मॉलिक्यूल्स बनाना पड़ा है। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? सर जी, एक दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लें तो मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन हमने मॉलिक्यूल में एक अजीब सी बात पढ़ी है कि या तो शेयरिंग म्यूचुअल होगी या फिर शेयरिंग कैसी होगी, या शेयरिंग जो है वो उसमें एक जो है वो डोनेट करेगा और एक जो है वो एक्सेप्ट करेगा। एक जब एक्सेप्ट करेगा तो वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? वो डेटिव वाली बॉन्डिंग होती है। उस डेटिव वाली बॉन्डिंग के लिए एक और नाम भी है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या जनाब साहब? आपकी इतला के लिए अर्ज है, जिनको मैं कॉम्प्लेक्स आयंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कह रहा हूं, उनके लिए एक और नाम भी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या जनाब साहब? एक और नाम सुने जी उनके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा? जिनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नीचे क्या लिखिए? कॉम्प्लेक्सेस में से निकलकर मैं किधर चला गया हूं? मैंने कहा जिसका नाम कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बजाय क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होना चाहिए, जिसमें एक्चुअल में क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और जब उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो हम उसको आसान लफ्जों में क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम उसको डेटिव बॉन्डिंग कहते हैं। और उसकी जो डेटिव बॉन्डिंग है, डेटिव बॉन्डिंग में आपको मालूम है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। एक एलिमेंट का स्टेटस जो है वो देयर मस्ट बी अ डोनर और देयर इज एन एक्सेप्टर। ये डोनर के पास क्या होना जरूरी है? प्लीज टेल मी। डोनर के पास लोन पेयर होना, कम से कम एक लोन पेयर होना जरूरी है। डोनर के पास इट मस्ट हैव a lone pair that it can donate. It must have a lone pair of electrons. It must have a lone pair of electrons that can be donated. अच्छा, और एक्सेप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है? एक्सेप्टर की क्या कहानी है बच्चों? सर जी एक्सेप्टर के साथ क्या होगा? इट मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसके अंदर क्या हो सके? दैट इज एनर्जेटिकली एक्सेसिबल। It must have an empty orbital that is क्या? उधर था that alone pair of electron that can be donated। उधर क्या है? An empty orbital
that can be accessible, that is energetically accessible, that is, जो लफ्ज नहीं था मैंने d ऑर्बिटल के साथ कहा था कि उनके अंदर empty या vacant d ऑर्बिटल्स होते हैं, that are energetically accessible, so that is energetically accessible. अच्छा जी, so you know ये बात अब किसकी तरफ चली गई है, आपको मालूम है कि जिसकी तरफ मैं जा रहा हूं, एनर्जेटिकली एक्सेसिबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स किसके अंदर होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर होते हैं. लोन पेयर किस किस के पास होता है, सर तो बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं या बहुत सारे ग्रुप्स हैं या बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर जो है वो लोन पेयर्स मौजूद होते हैं. आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि जिसके पास लोन पेयर मौजूद होता है, जिसको आप डोनर कहते हैं, उसको यहाँ इस वाली केमिस्ट्री में एक और नाम दिया जाएगा, दे कॉल इट क्या, लाइगेंड. क्या कहते हैं जनाब साहब, जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है फॉर डोनेशन, दैट स्पीशी इज नोन एज क्या, स्पीशी दैट हैज वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी डोनेटेड इज नोन एज क्या, इज नोन एज अ लाइगेंड. क्या कहते हैं जनाब साहब उसको, हमने कहा जी डोनर के साथ क्या करें, इसके नीचे नोट लिखें जी, डोनर के नीचे एक नोट लिखें, अ स्पीशी दैट कैन, a species that has one or more lone pair of electrons, a species that has what, one or more lone pair of electrons that can be donated to a transition metal atom or ion, that can be donated to a transition metal atom or ion, is known as क्या, is known as a ligand, is known as a ligand, is known as a ligand. यहां तो मैंने डोनर के अंदर, डोनर वाले कॉलम में क्या कॉन्सेप्ट निकाल लिए जी, पहले तो कहा डोनर की नॉर्मल सेंस क्या थी, जिसके पास लोन पेयर होते हैं. अब मैं कह रहा हूं जिसके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर्स होते हैं, जिसको वो डोनेट करके ट्रांजिशन मेटल के एटम या आयन तक पहुंचा सकता है, उस स्पीशी का नाम मैंने इस चैप्टर में क्या रख दिया, लाइगेंड नाम रख दिया. किसी को मसला जी, तो डोनर को आज के बाद आप क्या कहेंगे, जिसके पास भी लोन पेयर होगा उसको क्या कहेंगे, उसको लाइगेंड कहेंगे. और जो, लेकिन कहेंगे कब, किस चैप्टर में, सिर्फ इस चैप्टर में, सिर्फ तब जब डेटिव बॉन्डिंग किसके साथ होगी, ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन के साथ होगी. उस वक्त उस सिचुएशन में जो डोनर है उसका एक स्पेशल नाम है क्या, डोनर का स्पेशल नाम लाइगेंड कब है, जब एक्सेप्टर कौन है, एक काम करें एक्सेप्टर के नीचे आ जाए, एक्सेप्टर के साथ क्या लिखा था आपने, इट मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल दैट इज एनर्जेटिकली एक्सेसिबल. किसके पास होता है जी, ईच एंड एवरी ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन हैव क्या, हैव वन और मोर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स दैट आर एनर्जेटिकली एक्सेसिबल. तो इसके नीचे एक नोट लिखें, एवरी ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन, ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन, एनी, एवरी ना लिखें क्योंकि वो जिंक भी था इसी डब्बे में आ रहा था, लेकिन हमने तो उसको ट्रांजिशन ही नहीं कहा, ठीक है. एनी ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन, एनी ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन, एनी ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन that has vacant d orbitals, that have vacant d orbitals that are energetically accessible. क्या लिखे, any transition metal atom or ion that has vacant d orbitals that are energetically accessible is said to be क्या. अच्छा, इधर तो डोनर को said to be लाइगेंड कर दिया, इधर क्या करूं, इस said to be an acceptor, इसका मैं नाम चेंज नहीं कर रहा, उसको मैं एक्सेप्टर का नाम है एक्सेप्टर ही कहूंगा.
is said to behave as acceptor, is said to behave as acceptor, is said to behave as acceptor, is said to behave as क्या, as acceptor. अब जब इधर वाला डोनर जो है वो मैंने उसका नाम क्या रख दिया, लिगेंड रख दिया, इधर वाला जो मैंने उसको एक्सेप्टर को एक्सेप्टर ही कह दिया, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया कौन से वाला, ट्रांजिशन मेटल एटम होगा या उसका आयन होगा जिसके अंदर एम्प्टी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, नॉट नेसेसरीली डी, कोई भी एक काम करें, एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल्स, डी ना लिखें, डी को काट दें जी, डी के अलावा कोई और भी हो सकता है, बल्कि लिखा रहने दें, काटे ना, मेजॉरिटी तो डी होंगे, मेजॉरिटी तो क्या होंगे, डी ही होंगे, डी मत काटे, लिखा रहने दें. तो वो क्या होगा, वो एक्सेप्टर होगा. अब वो एक्सेप्टर होगा, ये डोनर्स होंगे, इनके आपस का क्या बनेगा, इनके आपस का जो, अब ऊपर आ जाता हूँ वापस, इनके आपस का जो डेटिव बॉन्ड बनेगा उसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे. उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप या तो कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स, अब ये तो डिपेंड करता है कि ओवरऑल चार्ज 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, ओवरऑल कोई ना कोई चार्ज आया तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे. यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है जी? अब यहाँ से आगे आपका वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसको ज़रा प्लीज़ सुनिए. उसके साथ आपको मैंने एक पेज दिया हुआ है, उस पेज को उसका टैली कीजिए कि क्या ये सारी एग्जांपल्स वहाँ हैं कि नहीं हैं. इन एग्जांपल्स के अलावा भी कोई एग्जांपल हुई तो मैंने आपके पेज के नीचे 2 रोज खाली छोड़ी नहीं है. क्या किया भाई मैंने, अगर इसके अलावा कोई और एग्जांपल वहाँ पे डिस्कस हो रही हुई तो प्लीज़ इन 2 जो रोज हैं खाली, इनके अंदर क्या भर दीजिएगा, उन एग्जाम्पल्स को भर दीजिएगा. किसी के पास कोई सवाल है जी? यहाँ पे जाकर मैं केमिस्ट्री के लेक्चर का अख्ताम करना चाहता हूँ.